हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन साइंटिस्ट है, उसने एक रिलेशन बताया था एनर्जी और मास के बीच में। E इज इक्वल टू mc², वेयर E इज एनर्जी, m क्या मास, c क्या स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी और मास के बीच में ये रिलेशन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ही नहीं बल्कि कई जगह भी ये यूज होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी जो है और मास दोनों का सम, अगर कोई जैसे कि रिएक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने से पहले इनका दोनों का सम देखे और एग्जीक्यूट होने के बाद दोनों का सम देखे तो इक्वल ही रहता है। मतलब एक कोई क्वांटिटी कम होती तो सेकंड इंक्रीज हो जाती, वन डिक्रीज होगी तो, बट ओवरऑल सम देखें वो इक्वल इतना ही रहता है। ठीक है, ये क्या टोटल एनर्जी है। अब अगर कोई एटम है वो रेस्ट पे है, कोई पार्टिकल, तो रेस्ट मास लिया गया है, एम नोट से डिनोट कर दिया, अभी एम नोट इज रेस्ट मास ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है ई, वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट एनर्जी तो रेस्ट मास यूज करेंगे हम नोट सी के, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होगी, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी mc²। ठीक है, ये रिलेशन बताया था आइंस्टीन ने, काफ़ी जगह डायरेक्ट यूज होता है। तो देखते हैं, आइंस्टीन गिव दिस रिलेशन इज इक्वल टू mc² रिलेशन बिटवीन द मास एंड द एनर्जी, इसलिए इसको बोला गया है मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इसकी वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ द मास एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन सेम बिफोर एंड आफ्टर एन इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के पहले और बाद में जब दोनों का सम देखते हैं वो इक्वल ही होता है। ठीक है, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल अगर रेस्ट पे तो रेस्ट मास इज m नोट, और रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो गई, अब रेस्ट मास यूज कर देंगे एनर्जी के अंदर, तो रेस्ट मास एनर्जी इज m नोट c²। टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, m नोट c² प्लस काइनेटिक एनर्जी इज t, किसके इक्वल हो गई mc² की। यहाँ से देखिए फाइंड आउट किया कि जो m नोट होता है वो स्लाइडली लेस होता है m के, ये इसी इक्वेशन से ही पता चला, इसमें कुछ ऐड किया फिर जाके इसके इक्वल हुआ, तो यहाँ रेस्ट मास है थोड़ा सा कम है किससे, इफेक्टिव मास से। ठीक है, अब कंसेप्ट आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखिए पीछे भी अभी मैंने बताया था कि एटम होता है अंदर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब इनको कुछ कोई एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, उसी को बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब इस बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, वो कैसे ड्राइव हुआ था वो देखिए। जब टोटल मास देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर टोटल, और जब इनको अलग कर दिया गया तो इनका अलग अलग मास देखा तो वो कुछ ज़्यादा मिला। मतलब कैसे कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस का मैंने मास लिया mn, टोटल न्यूक्लियस के अंदर कौन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एंड न्यूक्लियस का मास हुआ mn। जब मैंने सेपरेट देखा प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये कुछ ज़्यादा मिला। ठीक है, इन दोनों के मास में कुछ डिफरेंस मिला, मतलब mp मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में से मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने माइनस किया तो कुछ ना कुछ मास निकल के आया, दिस इज डिफेक्ट मास बोला गया। ठीक है, जब टोटल न्यूक्लियस का मास देखा और अलग अलग का मास देखा तो कुछ डिफरेंस मिला, जबकि जीरो आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ही तो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। अलग अलग देखा मैंने और टोटल का देखा तो कुछ डिफेक्ट मिला, दिस इज डिफेक्ट मास। अब आइंस्टीन ने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया था, इस मास का यूज करके हम यहाँ एनर्जी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी तक पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचे तो देखिए नोट्स में स्टेप एक बार। Nuclear binding energy, the minimum energy required to separate the nucleons up to an infinite distance from the nucleus is called the nuclear binding energy। कह रहा है कि वो मिनिमम एनर्जी जो न्यूक्लियंस कौन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इनको बोला गया न्यूक्लियंस।
इतनी कम एनर्जी जो मतलब मिनिमम एनर्जी जितनी पॉसिबल हो सकती है न्यूक्लियॉन्स को प्रोवाइड करे सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स वहाँ जीरो हो जहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स ही ना लगे वहाँ तक सेपरेट करने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोला गया बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स इन एवरी न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर विद ए शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन फोर्स। न्यूक्लियॉन्स एक रेंज तक एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं, कुछ रेंज होती है जहाँ तक वो फोर्स काम करता है एक दूसरे के ऊपर, उनको बोला गया न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, शॉर्ट रेंज इंटरेक्टिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। Amount of work has to be done to separate the nucleus from the nucleus. This work is known as binding energy. देखिए कह रहा है कि जैसे वर्क डन हम बाइंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो कह रहा है कुछ वर्क डन होगा, न्यूक्लियंस को न्यूक्लियन से सेपरेट करेंगे, मतलब कुछ वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को ही बोला गया बाइंडिंग एनर्जी। अब आइंस्टीन ने रिलेशन बताया था और ऊपर हमने फाइंड आउट किया था कि रेस्ट मास जो होता है न्यूक्लियस का ऑलवेज स्लाइडली लेस देन द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द फ्री न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी मैंने बताया था कि सम देखेंगे दोनों का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, और न्यूक्लियस का टोटल, न्यूक्लियस के अंदर ही है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनके मास का मास देखेंगे और माइनस करेंगे तो कुछ मास निकल के आया था, दिस इज डेल एम, इसको बोला गया मास डिफेक्ट। मैंने बताया था अलग अलग का सम करेंगे और टोटल का करेंगे, माइनस करेंगे तो कुछ डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। देखिए कैसे, एक न्यूक्लियस से एक एटम ले लिया मैंने जेड, एटॉमिक नंबर जेड एंड ए इज मास नंबर। जेड क्या है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन mp से डिनोट कर दिया मैंने। ए मास नंबर होता है सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, m1 ले लिया मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन। m जो कैपिटल mn है वो न्यूक्लियस का मास है, पूरे न्यूक्लियस का मास एटम के अंदर पूरे न्यूक्लियस का, दिस इज कैपिटल mn, ठीक है। और अलग अलग जो स्मॉल में है mp मास ऑफ प्रोटॉन, mn मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल जो न्यूक्लियस है mn मास वो माइनस किया दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एडिशन करके, ठीक है। जेड क्यों यूज करते हैं, जैसे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियॉन्स है प्रोटॉन, उसका मास तो mp है। अब प्रोटॉन एक ही थोड़ी एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे कितने नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मास, तो टोटल जितने भी प्रोटॉन है सभी का मास निकल के आ जाएगा, तो जेड mp ले लिया। प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन का मास, बी का मास लेना है, n निकल के n किससे निकलते a माइनस जेड से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन का मास, टोटल मास आ गया, और एटम का टोटल मास माइनस किया तो डेल m की वैल्यू आ गई, दिस इज मास डिफेक्ट। अब आइंस्टीन ने जो रिलेशन बताया था एनर्जी और मास के बीच में वो यूज किया, सिर्फ डेल m की वैल्यू जो ऊपर फाइंड आउट की यहाँ पुट कर दी, इंटू सी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ ये किसके इक्विवेलेंट है, एनर्जी के, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। और ये भी याद रखना फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया जेड mp, मतलब जेड प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियस का मास, इंटू में सी स्क्वायर कर देंगे, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं कई बार, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछते हैं, ड्राइव करना और इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे एवरेज निकालते हैं ना क्लास में, 10 स्टूडेंट है, किसी ने इतने मार्क्स लिए, किसी ने इतने लिए, और फिर एवरेज पूछते हैं तो हम सभी मार्क्स का एडिशन करके और 10 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही एवरेज पूछ रहा है, एवरेज क्या होती है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और डिवाइड में मास नंबर लेते हैं। मास नंबर मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए। देखिए फॉर लाइट न्यूक्लियाई हैं, लाइट मीन्स जो छोटे न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि मास नंबर जिनका लेस देन 20 है, दोज एटम हुज मास नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, वो ज़्यादा स्टेबल मिली। नाम से समझो स्टेबल कौन होते हैं, जो स्टेबल हो, जिनकी पोजीशन मतलब बहुत ज़्यादा बाइंड एक अट्रैक्टिव फोर्स से वो स्टेबल बैठे हो, ठीक है। अनस्टेबल होते हैं जो जिनकी में बाइंडिंग एनर्जी में या कुछ डिफॉल्ट आ जाता है या वो पेयर नहीं बना सकते, ठीक है, उनको कुछ ऐसे रिएक्शन करनी पड़ेगी फिर वो स्टेबल पोजीशन में आने के लिए। तो यहाँ बताया गया कि जिनका मास नंबर ए इज मास नंबर, जैसे कि ऊपर ही होता है, 4 के मल्टीपल हो, तो ऐसा देखने में मिला कि बाइंडिंग एनर्जी उनकी मतलब ज़्यादा ही होगी, इसलिए वो मोर स्टेबल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जिनकी ज़्यादा है वो ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे आर मोर स्टेबल और टाइटली बाउंडिंग।
एक कंडीशन ये देखी गई कि जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की वैल्यू इक्वल होती है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वो ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन हर जो एटम उसमें इक्वली मिले, इक्वल ना भी हो। अभी आगे भी करेंगे कि इक्वल ना हो अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे वो कैसे अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अब जहाँ मास हमने डिस्कस कर दिया ए की वैल्यू लेस देन 20 के लिए, अब जो मास नंबर है अगर 20 और 120 के बीच में लाई करे, ठीक है, कि 20 और 120 के बीच में ए की वैल्यू लाई करती है, वहाँ देखा गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितनी आई, 8.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। ठीक है, न्यूक्लियंस से डिवाइड कर दिया तो उसको बोला गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। मास नंबर ए अगर इंक्रीज होता है, ए की वैल्यू और इंक्रीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस उतनी ही आगे डिक्रीज मिलेगी। अब आगे ऐसी ग्राफ भी समझाऊंगी मैं अच्छे से कि कैसे ए की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस उतनी ही डिक्रीज होती है। किसके अबाउट चली जाएगी वो, 7.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस की। ये तो हमने देख ही लिया कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है, न्यूक्लियस उतने टाइटली बाउंड रहेंगे, एक स्टेबल पोजीशन में रहेंगे। अब डिक्रीज हो गई मतलब वो अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं। फॉर हैवी न्यूक्लियाई आर देयरफॉर लेस स्टेबल, जितने ही हाई न्यूक्लियाई ऊपर जाता जाएगा मास नंबर वो उतने ही अनस्टेबल होते जाएंगे, मतलब लेस स्टेबल। न्यूक्लियस स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो मोर स्टेबल मिलेगा, मतलब वो टाइटली बाउंड बैठा है अपनी जगह न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ग्राफ देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ए एंड इधर ले रखा है मास नंबर ए। जब 0 to 20 ए की वैल्यू थी, ए इज मास नंबर, तो वहाँ ऐसे बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ आ रहा था ऐसे यहाँ तक। फिर क्या हुआ, 20 to 120 के बीच में जब ए की वैल्यू थी, ए कहाँ, जैसे ये एटम है जेड ए, ये वैल्यू देखते हैं हम, एटम के ऊपर लिखी होती है ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू 20 to 120 देखा गया तो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ ऐसे आके और थोड़ा सा फिर कम होने लगा। यहाँ मैक्सिमम था एफ ई की वैल्यू जिसका मास नंबर 56 है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस थी 8.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी देखी गई। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ थी, फिर कुछ ना कुछ डिक्रीज होती जो ए की वैल्यू 120 से भी आगे गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज ही होती गई, मतलब ये लेस स्टेबल की तरफ जा रही। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, 0 to 20 ऐसे होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि 0 to 20 ऐसे ही बनती, कोई करो ऐसे जाएगी बाइंडिंग एनर्जी की करो। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने एक और ग्राफ बना दी यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंस देखिए कुछ बाइंडिंग एनर्जी करो की, ये कह रहा है कि न्यूक्लियर का जो ए नंबर है मास नंबर वो जो इंक्रीज होता गया तो उसका क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर से उतनी ही डिक्रीज होती गई, मतलब वो लेस स्टेबल होते गए ज़्यादा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्टेबल पोजीशन में आने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन कर दिया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे, देखिए एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि छोटे छोटे जिनका साइज छोटा होता है न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियर बना दे, मीन्स एक बड़ा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोला गया न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक बड़ा जो न्यूक्लियस है वो छोटों में कन्वर्ट हो जाए, सम ऑफ द स्मॉल न्यूक्लियाई, उनको बोला गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इनका डिटेल से भी आगे करेंगे टॉपिक, एक बार थोड़ा सा समझ लो। न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए यहाँ एग्जांपल से ही समझ लो, यहीं से आ जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ ले रखा है मैंने हाइड्रोजन 1 2 प्लस हाइड्रोजन 1 2 दोनों कंबाइन करके जेड की वैल्यू कंबाइन हो गई 2 हो गई, ए की वैल्यू कंबाइन होकर 2 + 2 = 4 हीलियम में कन्वर्ट हो गया। हैवी न्यूक्लियाई कोई था वो लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, तो उनको बोला गया न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, हमें कैसे पता चलेगा कौन न्यूक्लियस जो है कितना स्टेबल है। ठीक है, तो वो देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाई वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग। देखिए स्टेबिलिटी अभी पीछे मैंने बताया था किस पे डिपेंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी पे। ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस से ज़्यादा होगी, हाई होगी, उतना ही न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज आल्सो डिटरमाइंड बाय इट्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे भी डिपेंड करता है। जो जो न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, की वैल्यू इंक्रीज होती है, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, इसके साइज पे भी डिपेंड करता है। रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। इसकी एक मैं बहुत अच्छी अभी समझाऊंगी न्यूक्लियर फोर्स के अंदर कि कैसे न्यूट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो इसके रेशियो पे भी डिपेंड करता है। जितने न्यूट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, प्रोटॉन लेस होते जाएंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई कब होंगे? जब एक तो ये कंडीशन थी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल हों, ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे। इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो भी ज़्यादा स्टेबल मिलेंगे। पर जो जो साइज बढ़ता गया न्यूक्लियस का, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते गए प्रोटॉन से, मतलब एक ही वैल्यू जो मास नंबर है वो ग्रेटर होता गया, मतलब रेडियस इंक्रीज हो गई। वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होता है कम होता गया, कूलम्ब फोर्स की लॉन्ग रेंज होती है ज़्यादा हो गया। जो ही डिस्टेंस बढ़ी, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लग गए और वहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। देखिए ग्राफ है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले रखे हैं। यहाँ मैंने ऊपर बताया ना, रेशियो से भी हम पता लगा सकते हैं कि स्टेबिलिटी कितनी है एटम की। इधर न्यूट्रॉन है, इधर प्रोटॉन है। यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे ही आता अगर वो इक्वल हो, ऊपर चला गया, क्योंकि जो जो साइज बढ़ता गया, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते गए प्रोटॉन से और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती गई। न्यूक्लियर फोर्स में देखिए एक बार ये भी कंसेप्ट जो स्टेबिलिटी का है वो समझ में आ जाएगा। एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है। तो जब छोटा साइज था एटम का, जो ए है, ए की वैल्यू स्मॉल थी, उस टाइम क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल मिले। ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज मीन्स रेंज जो साइज में देखें वो कम होती है, ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता, बट स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो सभी के बीच में लगेगा, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा जो इनको बाइंड करके रखता है। दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। हमने पीछे यूनिट में पढ़ा था कूलम्ब फोर्स क्या होता है। कूलम्ब फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है कि सेम चार्ज पे तो ये रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स यहाँ काम क्यों नहीं करता? एक बात तो ये कि न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलम्ब फोर्स के 100 टाइम ज़्यादा है, 100 टाइम ये ज़्यादा है। ठीक है, पहले ही ज़्यादा हो गया। और फिर कूलम्ब फोर्स तो काम करेगा प्रोटॉन प्रोटॉन पे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जब चार्ज ही नहीं है तो कूलम्ब फोर्स कैसे काम करेगा? क्योंकि ये तो चार्ज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। भाई सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूट्रॉन्स हैं उस पर चार्ज ही नहीं, तो कूलम्ब फोर्स वहाँ वर्क ही नहीं करेगा। वर्क करेगा सिर्फ प्रोटॉन पे, प्रोटॉन को रिपेल करेगा। बट देखिए इसका जो है टाइमिंग, न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम ज़्यादा है, तो इसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रही न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरी बात, ये सिर्फ प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, रिपेल कर रहा है कूलम्ब फोर्स। बट न्यूक्लियर फोर्स देखिए, न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स के कारण ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस हमारा वो स्टेबल रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी से बाइंड करके रख देंगे। न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड रहते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि देखो तीनों में आपस में फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स और कूलम्ब फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर बहुत नेग्लेजिबल, जीरो के बराबर ही हो गया। ठीक है, एक बात ये हुई। अब जो ए का साइज इंक्रीज होता गया, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने वॉल्यूम डिपेंड करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए का साइज इंक्रीज होता गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता गया। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज में काम करता है, शॉर्ट रेंज में काम करेगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज होता गया, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता गया। अब न्यूक्लियर फोर्स की जहाँ प्रेजेंस डिक्रीज हुई वहाँ कूलम्ब फोर्स का राज आ गया भी। अब ये डिक्रीज हो गया तो इसने अपना राज चलाना शुरू कर दिया। तो जो साइज बढ़ता गया, न्यूक्लियर फोर्स तो डिक्रीज होता गया, कूलम्ब फोर्स इंक्रीज होता गया, क्योंकि रेंज होती है ना कूलम्ब फोर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर तक काम करता है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो ये है बट इसकी रेंज कम हो गई, अब आगे रेंज ही नहीं रही और कूलम्ब फोर्स की लॉन्ग रेंज रहती है। तो जब साइज इंक्रीज होता गया वहाँ न्यूट्रॉन जेड से इंक्रीज मतलब ज़्यादा होते गए। वो तो आप एटम में निकाल भी सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो जो साइज इंक्रीज हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो गया होना, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर पाया कि इन दोनों को अट्रैक्ट कराएं। कूलम्ब फोर्स वहाँ काम कर रहा था, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लग गए, जो साइज बढ़ने लगा, तो जो स्टेबिलिटी थी न्यूक्लियस की वो डिक्रीज होती गई, और जो बड़े साइज के एटम्स थे उन्होंने क्या कर लिया, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिया। अपनी पोजीशन स्टेबल आने के लिए जो बड़ा साइज का एटम था, जहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलम्ब फोर्स ज़्यादा काम करने लगा, एक दूसरे को रिपेल करने लगे। अब रिपेल करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या स्टेबल रहेंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन? स्टेबल नहीं रहेंगे, रिपेल करेंगे। वहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन कर लिया, फिर 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होने लगे, मतलब स्मॉल न्यूक्लियाई की तरफ ही जाने लगे, जहाँ न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा काम करता हो, कूलम्ब फोर्स काम ही ना करता हो। ऐसे होता है न्यूक्लियर फोर्स का पूरा फंडा। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स है are the strong force of attractive which hold together the nucleons, neutron, protons in tiny nucleus of the atom। न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर, इन एटम में। ठीक है, न्यूक्लियंस कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स के लिए, क्या होते हैं? देखिए, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में भी। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नेचर के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तो 100 टाइम होता है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻38 टाइम, कितना ज़्यादा है देखिए। शॉर्ट रेंज होती है बट इसकी फ्यू सेंटीमीटर तक ही वर्क करता है। न्यूक्लियर फोर्स नेग्लेजिबल हो जाएगा कब? जब डिस्टेंस 10 फर्मी के इक्विवेलेंट चली जाएगी। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर अगर 10 फर्मी तक डिस्टेंस गई ना, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम, नेग्लेजिबल हो जाएगा। 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। व्हेन डिस्टेंस न्यूक्लियंस बिकम लेस देन दिस, एक कंडीशन ये भी है, न्यूक्लियस के अंदर अगर 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस की बात करें ना, तो वहाँ भी न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स का काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड अपॉन स्पिन, स्पिन पे डिपेंड करता है। अगर पैरेलल स्पिन है ऐसे 2 न्यूक्लियंस की, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंटी पैरेलल है तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो स्पिन पे भी काम करता है। ठीक है, पैरेलल स्पिन के लिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। द रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल फॉर द न्यूक्लियर फोर्स इज मेसोन। ये कह रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स है, लग रहा है न्यूक्लियंस के बीच में, तो मेसोन एक पार्टिकल है। बोजोन होता है, वैसे तो बोजोन पार्टिकल की कैटेगरी बोजोन होते हैं, लेप्टोन होते हैं, बैरियन होते हैं। तो मेसोन होता है, एक बोजोन होता है जिसकी इंटीग्रल स्पिन होती है। तो मेसोन एक पार्टिकल की वजह से न्यूक्लियर फोर्स होता है। कैसे? न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज होते जाएंगे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते जाएंगे, तो एक बोसोन नाम का पार्टिकल है, वो बीच में आता है, उसकी वजह से वो कन्वर्ट होते हैं और उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है। बोसोन के 3 रूप होते हैं, देखिए, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। जिनका चार्ज प्लस होता है वो पाई प्लस होते हैं, माइनस चार्ज वाले पाई माइनस होते हैं, और जिन न्यूट्रल होते हैं वो पाई न्यूट्रल, जीरो रख देंगे ऊपर। फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ चार्ज मेसोन बिटवीन देम। देखिए, एक्सचेंज करते रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है। कोई भी रिएक्शन होते हैं ना, तो उस पर हम अप्लाई करते हैं कि चार्ज दोनों साइड सेम रहे, लेप्टोन नंबर सेम रहे, बैरियन नंबर सेम रहे, स्पिन सेम रहे, सभी चीज़ अप्लाई करते हैं। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। अब प्रोटॉन पे 0 चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 में प्लस से 0 की तरफ ले जाना है। तो कौन सा मेसोन इसमें ऐड होगा कि 0 चार्ज बनाए? माइनस वाला होगा, क्योंकि प्लस माइनस इज 0। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस है, मतलब 0 से प्लस में जाना, तो यहाँ कोई पाई प्लस का ऐड होगा, ताकि चार्ज देखिए दोनों साइड इक्वल रहना ही चाहिए। यहाँ प्लस माइनस इज 0 चार्ज, इधर भी 0, प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस है, ऐसे चार्ज जो है इक्वल होता है रिएक्शंस के अंदर। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। तो मेसोन नाम का एक पार्टिकल है जो इंटरचेंज करता है इनको, और इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रह गए इस यूनिट के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। थैंक यू।